बघा स्क्रीन विजिबल झाली का पहा. मी पण विजिबल झालेलो असे येईल. चलो ठीक आहे. कळलं ऐकूया लागले का रे? पटकन जरा मेसेज करून टाका. पर्सनलला मला मेसेज करा. ऐकू येऊ लागलं का पहा. अब कल वाली जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं. ओके ठीक है. चलो देखते हैं एक बार. उससे पहले पीआईसीटी के स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी सूचना. जो बच्चे यहाँ पीआईसीटी में पढ़ रहे हैं उन्हें हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर कंपलसरी क्लास में आना पड़ेगा और उसका टाइम रेगुलर रहेगा. या तो संडे को, नहीं तो वीकडे में 6 to 8 रहेगा, या फिर संडे मॉर्निंग में, नहीं तो दोपहर में रहेगा. जो भी टाइम होगा आपको इधर आना पड़ेगा. इन केस अगर आपको पॉसिबल नहीं हुआ यहाँ पे आना तो उस दिन का लेक्चर आपका मिस होगा, वो दूसरे दिन आप क्लास में आकर के देख सकते हो. ठीक है. अब कौन से दिन ऑफलाइन आना है, क्या करना है, ये हम टाइम टू टाइम डिसाइड कर लिया करेंगे. ओके. मोस्टली वीकडे में रहेगा और अगर पॉसिबल हुआ तो हम वीकेंड में भी ले सकते हैं. ठीक है. 2 लेक्चर सिर्फ. ओके. नॉट प्रैक्टिकल्स. लेक्चर आपको यहाँ कंपलसरी 2 लेक्चर्स आकर करना पड़ेगा. ठीक है. वो कौन से 2 वो हम टाइम टू टाइम डिसाइड कर लेंगे. और जैसे मैंने आपको कहा अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, वो आप क्लास में आकर देख सकते हो. एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है. ओके. बाकी अदर देन पीआईसीटी कॉलेज जो है उनके लिए ऑप्शनल रहेगा. जिस दिन ऑफलाइन में बुलाऊंगा उस दिन आप भी ऑफलाइन आ सकते हो. ओके ठीक है. थोड़ी जान पहचान बढ़ जाएगी हम लोग सबकी. आप लोग मेरे साथ फैमिलियर हो जाओगे. चलो ठीक है. लेट्स गो फॉर यस्टरडेज कोर्स. ओके. कल वाले जो कोर्स थे उन कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ओके. असाइनमेंट अपनी यहीं पे होगी. ठीक है. चलो देखते हैं. Okay. Write a program to declare 2 variables, initialize them and print their values. Violate all the rules given about variables. Check what compiler is giving message on each violation. Okay. तो इस केस में आपको सिंपली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने थे बच्चों. क्या करना था? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने थे. कैसे? अब समझो. यहाँ हमें ये समझना है कि भाई प्रोग्रामिंग करते कैसे, सीखते कैसे हैं. ओके. सो लेट्स से ये वाला एक प्रोग्राम. ओके. डेव सीपीपी वाली विंडो देखो सबको विजिबल हुई है. डेव सीपीपी शायद नहीं हुई होगी. चलो डेव सीपीपी वाली विंडो जो है वो भी अब दिखाई देगी आपको. बघा रे. डेव सीपीपी विजिबल झालं का बघा बाळांनो. इज डेव सीपीपी विजिबल? ठीक है. तो यहाँ प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं. तो इधर आएगा हैश इंक्लूड.
stdio.h, ओके, देन इंट मेन, ठीक है, और एंड में रहेगा रिटर्न 0। अब आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था, मतलब क्या करना है, तो चलो इधर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया नंबर। तो जब वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो आपको जा करके पढ़ना है भाई ये वेरिएबल जो डिक्लेयर हुआ है, ओके, इस वेरिएबल के क्या क्या रूल्स सर ने बताए थे। तो हमने कुछ रूल्स देखे थे। सी, जो वेरिएबल है उसकी शुरुआत अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से होनी चाहिए, ओके। तो अल्फ़ाबेट से तो हो चुकी, लेट्स ट्राई टू स्टार्ट इट विथ अंडरस्कोर एंड चेक व्हाट कंपाइलर सेज। .c, ओके, प्रोवन .c हमने यहाँ पे ले लिया। इंट अंडरस्कोर नंबर, लेट्स चेक कंपाइलर क्या कहता है। ओके, कंपाइलर कहता है एरर 0 वार्निंग 0। क्या कह रहा है? एरर 0 वार्निंग 0, मतलब ये सही है, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया वो सही है। चलो ठीक है, अब फिर एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अगर ये अंडरस्कोर में कहीं बीच में डाल दूँ तो क्या ये काम कर पाएगा? तो हमने किया कंपाइल एंड रन, ओके। तो जब हमने कंपाइल किया तो कंपाइलर फिर से क्या कह रहा है? एरर 0 वार्निंग 0। क्या कह रहा है कंपाइलर? एरर 0 वार्निंग 0। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब एरर 0 वार्निंग 0 मतलब ये भी सही है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम यहाँ एंड में अंडरस्कोर डाल देंगे। सेव किया हमने इसको, लेट्स कंपाइल, और कंपाइलर फिर भी कह रहा है एरर 0 वार्निंग 0। इसका मतलब ये भी सही जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। एवरीबडी क्लियर विद दिस? समझ रहे हो कि नहीं? देखो तो आगे अब क्या कहा था नेक्स्ट रूल? डिजिट अलाउड है बट बिगिनिंग में नहीं। चलो ठीक है, बिगिनिंग में नहीं कह रहे तो अभी एंड में देकर देखते हैं। सेव किया, कंपाइल, और ये सही है, ठीक है। एंड में चलेगा, कहीं बीच में चलेगा क्या? सेव किया, कंपाइल, ओके, बीच में भी चलेगा। और बिगिनिंग में चलेगा क्या? बिगिनिंग में लिखा, कलर देखो रेड हुआ उसका। सेव किया, लेट्स कंपाइल इट, और नहीं चलेगा, एरर दे दी। एरर आने के बाद सिर्फ ये रेड लाइन देखकर एरर आई नहीं समझना है, इधर पढ़ना भी है। सो इनवैलिड सफिक्स नंबर ऑन इंटीजर कांस्टेंट, ओके। तो ये क्या कह रहा है? इनवैलिड सफिक्स नंबर ऑन इंटीजर कांस्टेंट। तो आपका कंपाइलर आपको ये बता रहा है कि ये 1 जो है ये इंटीजर है, और इस इंटीजर पे आपने ये नंबर क्यों लगाया है ये कंपाइलर नहीं समझ रहा। कंपाइलर यहाँ 1 को एज एन इंटीजर ट्रीट कर रहा है, और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये 1 के बाद नंबर क्यों लिखा हुआ है, ये तो इनवैलिड है मेरे हिसाब से, ओके। और फिर नीचे दिया है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और ओपनिंग ब्रैकेट बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी एरर जो है पढ़ो, एरर को पढ़ो, जितना हो सके समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आया तो छोड़ दो और मुझसे पूछो, मैं हूं ही आपको बताने के लिए। समझ गए? ठीक है, ये वाला फंडा आपको वेरिएबल के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना था। क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेड था, ओके। चलो अब नंबर वाले वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया। अब और दो वेरिएबल ले लेते हैं। से इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 10। अब वेरिएबल के कुछ और रूल्स हमने देखे थे। एक जरूरी रूल था, हर एक वेरिएबल डिक्लेयर यूज करने से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। हर एक वेरिएबल क्या जरूरी है? फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। जैसे कि अभी देखो हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। एक नंबर डिक्लेयर किया हुआ है, एक a डिक्लेयर किया हुआ है, और एक b डिक्लेयर किया हुआ है। 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। चलो नंबर वेरिएबल को यूज करते हैं। यूज करते हैं मतलब इसे कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी, नंबर इज इक्वल टू 5। वैल्यू हमने असाइन कर दी, नंबर इज इक्वल टू 5, ओके। अब इसमें रूल्स क्या वायलेट करने हैं? तो सर ने बताया था कि हर वेरिएबल यूज होने से पहले डिक्लेयर करना है। चलो एक काम कर लेते हैं, डिक्लेयर करने से पहले ही यूज कर लेते हैं। अब क्या हुआ? डिक्लेरेशन नीचे हुआ,
यूज इधर ऊपर हो रहा है, डिक्लेरेशन नीचे हुआ और यूज ऊपर हो रहा है। ओके, मतलब हमने क्या किया, डिक्लेयर होने से पहले हमने उसको यूज कर दिया। क्या किया हमने उसे, डिक्लेयर होने से पहले हमने उसे यूज कर दिया। ओके, सो इन दैट केस लेट्स सी व्हाट कंपाइलर सेज, और इसने दे दी एरर। रेड लाइन देख के रुकना नहीं है, इधर पढ़ो पढ़ो। क्या कह रहा है, नंबर अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। तो इस पे अगर डबल क्लिक करोगे इट विल टेक यू टू द एरर। अभी देखो इधर कोई रेड लाइन नहीं है, ये आपकी एरर है, एरर लिखा हुआ दिख रहा है ना आप स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अगर इधर एरर पे डबल क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ एरर पे लेके जाएगा। वो बता रहा है आपको नंबर इज अनडिक्लेयर्ड हियर, ये डिक्लेयर करने से पहले यूज किया गया है नंबर, तो आपका कंपाइलर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके देखने के लिए बोला था, और आपने बस 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, वैल्यू असाइन की, प्रिंट की, बात खत्म, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम। नहीं, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये जब तक खुद से नहीं करोगे प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब ही होता है एक्सपेरिमेंट्स करके देखना। एट द एंड दैट इज ऑल्सो साइंस। साइंस में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट करके देखने होंगे। अगर आप बस उतने में ही रहोगे कि चलो सर ने कितना बताया, सर ने बताया 1 + 1 = 2, ओके तो हम बस उतने में करें, उतना ही करेंगे, 1 + 1 = 2, नहीं, यू हैव टू गो फॉर 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखने पड़ेंगे। इसमें बहुत सी बारीक बारीक चीज़ें होती है जो एप्टीट्यूड के लिए ज़रूरी होती है। हर एक बारीक चीज़ अगर मैं बताता रहा आपको तो पहला चैप्टर ख़त्म करने में 2 महीने निकल जाएंगे बच्चों। तो जितना हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट्स करके देखने हैं, जितना हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स करके देखने हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ओके। सो नंबर इज इक्वल टू 5, ये हमने पहले डिक्लेयर किया तो इसने एरर दे दी। और क्या था, और हमने रूल देखा था कि भाई हर एक वेरिएबल सिर्फ एक बार डिक्लेयर होगा। ठीक है, 2 बार डिक्लेयर करके देखते हैं। लेट्स से नंबर अभी 2 बार डिक्लेयर हुआ ना, चलो देखते हैं कंपाइलर क्या कहता है। सेव किया इसको एंड कंपाइल, और ये आ गई देखो एरर। क्या कहता है, रीडिक्लेरेशन ऑफ नंबर विथ नो लिंकेज। लिंकेज वाला फंडा छोड़ दो, रीडिक्लेरेशन तो आप समझ रहे हो। तो वो क्या कह रहा है कंपाइलर, नंबर वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर हुआ, ऐसे आप इसे एक ही स्कोप में, स्कोप का मतलब मैंने समझाया था आपको, ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट इज कॉल्ड स्कोप। तो स्कोप के अंदर, एक ही स्कोप के अंदर एक वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर नहीं हो सकता। इवन इफ यू डिक्लेयर इट विथ डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट डेटा टाइप, तो भी ये अलाउ नहीं करेगा, बस एरर अब अलग से देगा। अभी रीडिक्लेरेशन वाली एरर है, अभी कंफ्यूजन वाली एरर देगा। देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर नंबर कह रहा है भाई पहले इंट है फिर नंबर है। एक्चुअली आप क्या कहना चाहते हो, आपको कौन सा चाहिए, इंट चाहिए कि नंबर चाहिए? तो यही आपका कंपाइलर आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये तो एरर है, कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा टाइप्स है। क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा टाइप्स है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करके देखने थे। अगर नहीं किए हैं तो खुद से आज लेक्चर खत्म होने के बाद करके देखो, बहुत ज़रूरी है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो डेव सीपीपी का अपना काम खत्म हुआ। लेट्स चेक दिस। COCT नहीं, C अक्टूबर 24, ओके। तो हम यहाँ पे थे, लॉजिकल ऑपरेटर में थे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर बाद में देखेंगे, अभी कल वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट।
Let us discuss yesterday's question. चलो शुरू करते हैं, वन बाय वन उसे डिस्कस करेंगे, जो डिफिकल्ट लगेंगे बस वही डिस्कस करेंगे, बाकी तो बहुत से सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ओके, क्या कह रहा है ये? इनिशियलाइज देम, प्रिंट देयर वैल्यू। ओके, स्कैन टू इंटीजर्स फ्रॉम यूजर, प्रिंट देयर वैल्यूज। ये स्कैन इफ प्रिंट वाला प्रोग्राम है। ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट गया होगा आपको। ओके, इसमें बस हमें क्या समझना था कि जब पहला कैर स्कैन करोगे फिर इंट और फ्लोट स्कैन करोगे तो ये सही से काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही कैर से पहले अगर आप कुछ स्कैन कर रहे हो दैट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम। कैर से पहले अगर आप कुछ स्कैन कर रहे हो दैट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम। बस यही चीज हमें समझनी थी और इस तीसरे क्वेश्चन का कंक्लूजन था, तीसरे क्वेश्चन का कंक्लूजन था। सी क्वेश्चन 3 का कंक्लूजन कह रहा था व्हेन यू वांट टू स्कैन char type variable or say char type value along with other values, always scan char first। ओके, ये बस आपको अभी काम चलाऊ सॉल्यूशन दे रहा हो, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, फिर इस पर टेक्निकल सॉल्यूशन क्या है, इस पर अपना सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, स्कैनफ कैसे यूटिलाइज होगा, सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब तक बस ये टेम्पररी सॉल्यूशन जो है वो टेम्पररी सॉल्यूशन आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। क्या? अगर कैर इंट फ्लोट अगर आपको स्कैन करने हैं तो सबसे पहले कैर ही स्कैन करोगे, कैर के बाद फिर इंट करो, फ्लोट करो, जो भी आपको करना है, पहले कैर स्कैन करो। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन 3 का ये कंक्लूजन है, ऑलवेज स्कैन कैरेक्टर फर्स्ट जब भी आपको कैरेक्टर स्कैन करना हो। चलो हो गया। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंट देयर एवरेज, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। ओके, चलो ये प्रोग्राम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, फिलहाल डेव सीपीपी को हटा देते हैं यहां से। हाँ, तो स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। चलो शुरू करते हैं। एवरेज मार्क्स देखो यूजुअली हमें फ्रैक्शन वैल्यू में एक्सपेक्टेड होते हैं। एवरेज मार्क्स हमें कैसे एक्सपेक्टेड होते हैं? यूजुअली फ्रैक्शन वैल्यू में एक्सपेक्टेड होते हैं। ओके, ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये प्रोग्राम किया था, देखो जरा लिख लेते हैं यहां पे। लेट्स से इंट मेन। ओके, और मेन फंक्शन में हमारे पास रहेंगे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। मार्क्स रहते तो इंटीजर है, इंट सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। ओके, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। अब यूजर को मैसेज देंगे प्रिंट एफ
एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स और फिर कहेंगे स्कैनफ % d कॉमा। अब कई सारे बच्चे कल में भी पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो कुछ एंड भूल गए, कुछ %d भूल गए, कुछ डबल कोट कहाँ पे कंप्लीट करते हैं यही भूल गए। इन सब के जवाब आपके इस हथियार में है। ये बहुत ही प्रभावशाली हथियार है। इस हथियार को प्रैक्टिकल करते वक्त हमेशा अपने साथ रखो और हमेशा इसकी हेल्प लेते रहो टू किल यूर एरर्स। हमेशा नोटबुक भाई साहब की हेल्प लेते रहो, बहन जी कहना चाहिए इनको, जो भी है। ओके, नोटबुक की हेल्प लेते रहो। ओके, मुझे कुछ भी पूछने से पहले अपने नोटबुक में अपनी एरर का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। उससे जो सॉल्व करोगे एरर वो हमेशा के लिए याद रहेगी। अगर मैंने सॉल्व कर दी तो आप फट से इंप्लीमेंट करोगे, हो गया। फिर आपने एफर्ट्स नहीं लिए, उसमें एफर्ट्स किसने लिए? एफर्ट्स मैंने लिए आपकी एरर सॉल्व करने के लिए। एरर सॉल्व हो गई, लेकिन जब 2 महीने बाद फिर से वो एरर आएगी आपको, यू कांट सॉल्व इट, आपको फिर से किसी की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। तो बेटर है यूज यूर नोटबुक टू फाइंड आउट द एरर्स एंड सॉल्व देम। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर अपने अंदर का प्रोग्रामर बाहर निकालना है तो जितनी ज़्यादा तकलीफ अपने दिमाग को दे सकते हो दे दो प्रोग्रामिंग की दुनिया में। ओके, चलो ठीक है। %d और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्कैन करने के लिए हमने लिखा एंड सब्जेक्ट 1 कॉमा एंड सब्जेक्ट 2 कॉमा एंड सब्जेक्ट 3 सेमीकोलन। ओके, तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने स्कैन कर लिए। अब हमें इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। अब कुछ बच्चे समझ गए कि भाई देखो एवरेज जो है, एवरेज वो फ्रैक्शन हो सकता है। वो क्या हो सकता है? फ्रैक्शन हो सकता है। तो फिर उन्होंने एवरेज को एज ए फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फ्लोट एवीजी, और ये बिल्कुल सही किया उन्होंने। ओके, बिल्कुल सही। बट फिर भी प्रोग्रामिंग हमें अभी ये ऑपरेशंस जो है वो पूरे पता नहीं है, इसलिए हम ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी। लेकिन चलो इस पर भी आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर अपने इसी चैप्टर में एक आखिरी पॉइंट है टाइप कास्टिंग, उस वाले पॉइंट में ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। सो फ्लोट एवीजी, और फिर आपने लिखा एवीजी इज इक्वल टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। एडिशन पहले हो डिवीजन से, इसलिए हमने ब्रैकेट में प्लस प्लस डाल दिया और फिर डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। ठीक है, और फिर हमने प्रिंट किया प्रिंट एफ। कई बच्चों ने देखो फ्रैक्शन वैल्यू प्रिंट करने के लिए %d यूज़ किया था, फ्रैक्शन वैल्यू प्रिंट करने के लिए %d यूज़ किया था। %d यूज़ नहीं करना था। एवरेज अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो फिर आपको भी %f ही यूज़ करना था। सो लेट्स से %f, जस्ट मिनट। ओके, सो प्रिंट एफ एवरेज इज इक्वल टू %f कमा AVG। ओके, और आपके 3 सब्जेक्ट का एवरेज यहाँ प्रिंट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही थी वो फ्रैक्शन में 0.000 करके आ रही थी। वो फ्रैक्शन वाला आंसर नहीं दिखा रही थी। मान लो जैसे ऐसा रहा कि सब्जेक्ट की एडिशन हुई है, चलो 14 डिवाइडेड बाई 3 किए तो एवरेज मार्क्स आने चाहिए थे 3 चौक 12, 3 से 18, 3 से 18 7, 4.667 होना चाहिए था। बट आंसर क्या दे रहा है? 4.000। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई 4.667 चाहिए था, ये 4.000 क्यों दे रहा है? ओके, 4.000 क्यों दे रहा है? तो प्रॉब्लम क्या हुई देखो, ये जो एडिशन हुई यहाँ पे
ये एडिशन, चलो मैं एडिशन कहता हूँ इसको, एंड डिवाइडेड बाई 3, जैसे मैंने आपको कहा था ये भाई साहब भी इंटीजर है और ये भाई साहब भी इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, फाइनल रिजल्ट भी इंटीजर ही है। तो 14/3 का रिजल्ट जो है वो आएगा 6। और जब 6 को एज ए फ्रैक्शन प्रिंट करोगे, ओके, तो आएगा 4, सॉरी, तो जब 4 को एज ए फ्रैक्शन प्रिंट करोगे तो ये 4.000 होगा, ना कि 4.6666। 4 का जब फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 4.000। अब इसका आंसर करेक्ट हो इसलिए क्या ज़रूरी है, इसलिए ये सब कुछ फ्लोट होना ज़रूरी है, सब कुछ फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, इंस्टेड ऑफ इंट सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इन सबको क्या ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो। यूजर जब डेटा देगा वो इंटीजर ही देगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। वो इंटीजर जा करके सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 नहीं तो सब्जेक्ट 3 में स्टोर हो जाएगा, वो इंटीजर जा करके सब्जेक्ट 1, 2, 3 में स्टोर हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शन में स्टोर होगा 0.00 में, 0.00 में वो फ्रैक्शन में स्टोर हो जाएगा, डोंट वरी। क्लिअर हुआ, राईट? बघा, नसेल झालं तर नोट करून ठेवा, नसेल झालं तर नोट करून ठेवा। चलो ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है प्रिंटेड स्क्वायर एंड क्यूब, ये हमने किया हुआ है। कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट, इसका फॉर्मूला देखो, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करके कुछ तो है, ठीक है नहीं? तो वो फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दो, हो जाएगा। करेक्ट ब्रैकेट्स बस यूज़ करने हैं, करेक्ट ब्रैकेट्स बस आपको यूज़ करने हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे। ओके, स्कैन अस्की वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर। ओके, ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं इनकी अस्की वैल्यू चेक करनी है, और प्रोग्राम कह रहा है स्कैन एनी कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स अस्की वैल्यू। ओके, अब आपको यहाँ पे कैरेक्टर की एक बात बताता हूँ, देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कल, अब ये मतलब कॉमन है, बट आपको ये कैर डेटा टाइप जो है इसका फर्क अब आपको समझना होगा, ठीक है? देखो वेरिएबल और कैर वैल्यू, इनमें फर्क है। कैर वैल्यू जो है वी ऑलवेज मेंशन देम okay, or we always mention them inside a single quote. Okay, inside what? Single quotes. Single quotes में हम हमेशा उन्हें मेंशन करते हैं, single quotes. We always mention them inside single quotes. ठीक है? तो और जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स को हम कभी भी सिंगल कोट में मेंशन नहीं करते। दूसरी बात, वेरिएबल जो है ये होता है एक स्टोरेज। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज ए स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, स्टोरेज के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। अब अंदर जो स्टोर होगी वो कैरेक्टर वैल्यू होगी, और जो स्टोरेज होगा वो वेरिएबल होगा। ओके, अब आपको क्या समझना है, वेरिएबल का नाम और कैरेक्टर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस समझना है। ओके, देखो, तो मैंने इधर डिक्लेयर किया कैर ए, फिर मैंने डिक्लेयर किया कैर ए। ओके, तो ये जो ए और ए बने हैं, दीज आर वेरिएबल्स हैविंग 1 बाइट ऑफ मेमोरी। These are variables having 1 byte of memory.
तो ए जो है ये वेरिएबल है, ये वाला ए भी वेरिएबल है, सो दीज आर वेरिएबल्स। अब हम इन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो कैसे स्टोर होगी वैल्यू, देखो हमने कहा a इज इक्वल टू सिंगल कोट में a, देन a इज इक्वल टू सिंगल कोट में a। तो ये जो सिंगल कोट में लिखे हुए हैं, दीज आर योर कैरेक्टर वैल्यूज, और इधर ये जो लिखे हुए हैं, दीज आर योर वेरिएबल्स, these are the names of storages, these are the names of storages you have created to store character value। ये वो स्टोरेज नेम्स है जो आपने क्रिएट किए हैं टू स्टोर व्हाट, कैरेक्टर वैल्यू। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मान लो हमने लिखा सी, यहाँ स्टोर हो जाएगा ए और इधर स्टोर होगा ए, बट ये जो ए और ए अंदर लिखे हुए हैं, दीज आर वैल्यूज, और ये जो बाहर है, दीज आर वेरिएबल्स। अब हम प्रिंट एफ लिख लेते हैं। ओके, लेट्स राइट प्रिंट एफ। तो मैंने इधर लिखा प्रिंट एफ %c, ए, फिर मैंने दूसरा प्रिंट एफ लिखा प्रिंट एफ %c, ए, वन मोर प्रिंट एफ। ओके वेट, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेट्स से ए, डायरेक्ट ए प्रिंट कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। फिर एक प्रिंट एफ से %c, ए, वन मोर प्रिंट एफ सेइंग %c, सिंगल कोट में ए। और अब हम इनकी वैल्यू जो है, वैल्यू को चंगे कर देते हैं। चंगे मतलब चेंज, तो ये कर लेते हैं चलो x, और इसको कर लेते हैं z। ओके, ठीक है, तो अब इधर क्या क्या प्रिंट होगा ये जरा समझते हैं। ये वाले भाई साहब देखो, इधर ए जो है वो सिंगल कोट में नहीं है, मतलब ये ए एक वेरिएबल है। ये ए क्या है, ये ए एक वेरिएबल है, समझ गए हो? ये ए जो है ये सिंगल कोट में नहीं है, तो ये ए एक वेरिएबल है। अब इधर प्रिंट एफ में क्या होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू देखी जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल? ए में स्टोर हुआ है x, और इस वाले ए में स्टोर हुआ है z। ठीक है, हाँ, तो इस ए की वैल्यू, ए वेरिएबल के अंदर का कंटेंट देखा जाएगा। कंटेंट है x, और ये x यहाँ %c पे प्रिंट होगा, तो ये वाला प्रिंट एफ देगा आपको x। क्या प्रिंट करके देगा? ये आपको प्रिंट करके देगा x। ठीक है, और ये वाला जो प्रिंट एफ है, ये वाला प्रिंट एफ, ये देखो सिंगल कोट में a, यानी डायरेक्ट कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट कैरेक्टर वैल्यू। तो ये प्रिंट एफ आपको प्रिंट करके देगा a। डायरेक्ट वैल्यू भी आप प्रिंट कर सकते हो, देखो ये वाला प्रिंट एफ भी पॉसिबल है, %d, 15। ओके, तो इसको कहा जाता, ये जो है ये प्रिंट करेगा 15। ये वैल्यू जो है %d पे जाएगी, %d वो 15 को प्रिंट कर देगा, सिंपल है। ओके, तो जैसे इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो रही है वैसे कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, बस आपको फर्क समझना है। कैरेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में होती है, और जो सिंगल कोट में नहीं होता वो अल्फाबेट हमेशा वेरिएबल होता है। ओके, जैसे कि इधर देखो ए, दोनों में फर्क क्लियर हुआ। यहां पे फिर भी लिख देता हूं, ये जो ए है दिस इज वेरिएबल, और ये वाला जो ए है दिस इज कैरेक्टर वैल्यू।
दिस इज कैरेक्टर वैल्यू। समझ गए कि नहीं? राइट, ओके, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रिंट एफ %C A, तो यहाँ पे ये जो A है देखो सिंगल कोट में नहीं है, मतलब क्या है, ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल का कंटेंट क्या है? सी दिस Z इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ वेरिएबल A, और ये क्या है? ये है कंटेंट ऑफ वेरिएबल A। तो स्मॉल a वेरिएबल का कंटेंट क्या है? Z। तो ये वाले भाई साहब जो है ये प्रिंट करेंगे Z। क्या प्रिंट करेंगे? Z। और ये तो सिंगल कोट में लिखा ना, सिंगल कोट में है मतलब क्या है? कैरेक्टर वैल्यू। और कैरेक्टर वैल्यू वाली केस में ये डायरेक्ट A ही प्रिंट करेगा। ये जो आपने मेंशन किया वही प्रिंट होगा, जो आपने मेंशन किया वही प्रिंट होगा। क्लियर हुआ? फर्क समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो सामने आपके लिखा है मैंने, ये कहीं पे एट द एंड ऑफ द नोटबुक लिख लो। ये जो लॉजिकल एंड वाली नोट शुरू है, उस नोट में बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, ठीक है, ये साइड में कहीं पे नोट कर लो, नहीं तो जहां हमने कैर डेटा टाइप में लिखा हुआ है वहीं पे एडजस्ट हो रहा है तो वहीं पे लिख लो। ले यार बाबांनो, पटपट पटपट. आणि झालं की मला एक थंब पाठवत जा फक्त, किंवा डन म्हणून मेसेज करत जा, म्हणजे मला कळून जातं तुमचं लिहून झालंय का नाही. म्हणजे कोणाची अजिबात तुमची पळापळ होणार नाही की बाबा चला लिहायला आल्या, किंवा मी विचार करत बसणार नाही झालं का नाही झालं का नाही. जैसे ही खत्म होगा जस्ट सेंड मी अ थंब या फिर डन करके मैसेज कर लिया करो. झालं का रे, लिहून झालं का बघा. चलो हो गया. ओके, अब आगे चलते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल वाला फंडा समझ गए हो क्या हो रहा है. ओके, अब %C और %D के बारे में बात करते हैं. %C एंड %D हमने देखा था. व्हाइल प्रिंटिंग, while printing only you can use %D and %C to print both int and char variables. ओके, इंट और कैर वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करने के लिए आप %D और %C इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो. ओके, ठीक है. जैसे कि इफ आई राइट printf %D, सिंगल कोट में A,
सिंगल कोट में ए का मतलब है डायरेक्ट कैरेक्टर वैल्यू आपने मेंशन कर दी। क्या मेंशन कर दिया आपने? डायरेक्ट कैरेक्टर वैल्यू आपने मेंशन कर दी। ओके, और ये प्रिंटफ क्या कह रहा है? ये प्रिंटफ कह रहा है कि भाई वो कैरेक्टर वैल्यू ए जो है उससे इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करो। परसेंट ये कह रहा है ना, परसेंट क्या कह रहा है? ये जो सिंगल कोट में ए है उसे इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करो। इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करने का मतलब है उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट कर दो। तो ये वाला जो प्रिंटफ है ये आपको आउटपुट देगा 65। ये आपको क्या आउटपुट देगा? ये आपका आउटपुट देगा 65। ओके, देन लेट्स से वी हैव printf %c, इधर लिखा हमने 66। तो ये 66 हम क्या कह रहे हैं? इंटीजर 66 को कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट कर दो। इंटीजर 66 को कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट कर दो। तो कैसे प्रिंट होगा? 66 का कैरेक्टर फॉर्मेट क्या है? तो सोचो, 66 किसकी ASCII वैल्यू है? किसकी है? कैपिटल ए 65 है तो ऑब्वियसली 66 कैपिटल बी होगा। तो ये भाई साहब प्रिंट करेंगे कैपिटल बी। ओके, ठीक है, कैपिटल नहीं कैपिटल। तो प्रिंटफ % से 66 ये हो चुका। अब इसमें इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। लेट्स से प्रिंटफ %d, a and printf %d, a, सिंगल कोट में a। ओके, अब बताओ आपको क्या लगता है पहला प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा, दूसरा प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा? मुझे पर्सनल पे कॉमा सेपरेटेड आउटपुट्स मैसेज कर दो। ऑनलाइन वाले आपको ये भी बता दो, अगर मेरे पूछे गए क्वेश्चंस पे आपके रिप्लाई मुझे नहीं आए व्हाट्सएप पे तो हो सकता है मैं आपको मीट से निकाल भी दूँ। ओके, चलो अभी आपके नंबर्स मेरे पास सेव नहीं है, बट जैसे एडमिशन वाली प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो जाएगी तो हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। ओके, ठीक है, तो फटाफट मुझे कॉमा सेपरेटेड आउटपुट्स जो है इसके भेज दो। जो भी आपको समझ आ रहा है। देखो %d है, %d मतलब इंटीजर फॉर्मेट में आएगा, तो दोनों के दोनों रिजल्ट्स इंटीजर होने हैं। अब दोनों रिजल्ट्स अगर इंटीजर है तो वो क्या होने चाहिए ये भी आपको समझना है। दोनों रिजल्ट्स अगर इंटीजर है तो वो क्या होने चाहिए? बोला बाळांनो, पटकन जरा मैसेज करा। बोला कि काय झाला, कुछ समझ रहे हो कि नहीं? देखो %d यानी इंटीजर फॉर्मेट और %c यानी कैरेक्टर फॉर्मेट। अब जब इंटीजर कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो वो इंटीजर जिस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू है वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है, और कैरेक्टर को इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू प्रिंट हो जाती है। दोनों घुमा फिरा के वही आते हैं ना, कैरेक्टर वैल्यू और उसकी ASCII वैल्यू, दोनों में से कोई एक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कैरेक्टर वैल्यू या फिर ASCII वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बगा बगा जरा लक्ष्य दिया। और 2-4 दिन आपको जितनी मस्ती करनी है कर लो। एक बार आपके नंबर मेरे फोन में सेव हो गए फिर मैं मस्ती करना शुरू करूंगा। ओके, तो बेटर है मेरे मस्ती करने से कि आप लोग खुद को डिसिप्लिन में रखो, तो वो बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा और हम मिल के काम करेंगे, सब बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। तो वी हैव printf %d a, ये a सिंगल कोट में नहीं लिखा, मतलब ये a वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब इस वेरिएबल का कंटेंट देखा जाएगा। व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट इज x, और उस x को
इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा, ये वाला printf x को इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। अब सोचो कैपिटल Z की s की वैल्यू है 90, तो x की क्या होगी 90, 89, 88, Z Y X, तो ये भाई साहब प्रिंट करेंगे 88, और ये वाले भाई साहब देखो सिंगल कोट में A है, सिंगल कोट में A यानी कैरेक्टर वैल्यू है, और इस कैरेक्टर वैल्यू की s की वैल्यू प्रिंट करेगा क्योंकि परसेंट कहा है, वो है 65, तो ये भाई साहब प्रिंट करके देंगे 65, ये भाई साहब क्या प्रिंट करके देंगे 65 प्रिंट करके देंगे। समझ गए हो? ठीक है, तो कैरेक्टर वैल्यू और वेरिएबल इन दोनों का फर्क क्लियर हुआ कि नहीं, देखो दोनों में फर्क आपको क्लियर हुआ कि नहीं, देखो। ओके, चलो अब ये वाला एक समझ लेते हैं। लेट्स से यू कैन डू दिस आल्सो, printf हमें चाहिए s की वैल्यू ऑफ सम कैरेक्टर, तो उस कैरेक्टर को बस % में प्रिंट कर देना है, तो उसकी s की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो इधर आया सिंगल कोट में कैरेक्टर मेंशन करना है, कैरेक्टर मेंशन किया हमने स्लैश n, कैरेक्टर मेंशन किया हमने स्लैश n, ओके, और स्लैश n की s की वैल्यू जो 10 है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, स्लैश n की s की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। ओके, या फिर आप और एक कोड कर सकते हो, यू कैन गो विद दिस आल्सो। लेट्स से यू हैव कैर ch को असाइन करो आपका कैरेक्टर वैल्यू, आपकी कैरेक्टर वैल्यू ch को असाइन करो, ये है स्लैश n, हमारी कैरेक्टर वैल्यू स्लैश n, हमें स्लैश n की है उसकी वैल्यू चेक करनी है, तो ch इक्वल टू स्लैश n, और फिर मैंने लिखा printf ASCII इज इक्वल टू %d, ch, तो इधर अभी ch क्या है, ch इज ए वेरिएबल, व्हाट इज ch, ch इज ए वेरिएबल, उस वेरिएबल का कंटेंट इधर लिया जाएगा, क्या है ch वेरिएबल का कंटेंट स्लैश n, और उस स्लैश n की s की वैल्यू इधर प्रिंट होगी क्योंकि आपने % मेंशन किया हुआ है, और स्लैश n की s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। तो मैं बस आपको डिफरेंट वेज टू प्रिंट द s की वैल्यू ऑफ स्लैश n बता रहा हूं। ओके, डिफरेंट वेज टू प्रिंट द s की वैल्यू ऑफ स्लैश n। ओके, ठीक है। अब इसमें एक चीज नहीं हो सकती, देखो आप क्या कर सकते हो, कल एक क्वेश्चन था कि भाई कैरेक्टर यूजर से स्कैन करो, उसके s की वैल्यू प्रिंट करो, और कुछ कैरेक्टर्स के s की वैल्यू आपको प्रिंट करने के लिए कहा गया था। ओके, देखो तो क्वेश्चन ये कह रहा था कल कि यूजर से कैरेक्टर स्कैन करो, उसके s की वैल्यू प्रिंट करो, तो वो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। सी वी हैव इंट मेन, मेन फंक्शन में अपने पास है कैर ch, अब यूजर कहता है ch की वैल्यू जो है उसको स्कैन करो। ओके, क्वेश्चन कहता है, तो हमने कहा printf एंटर कैरेक्टर एंड देन scanf %c एंड ch। देखो printf scanf दोनों हो गए। अब हुआ क्या होगा, देखो आपके पास एक ch नाम का वेरिएबल है, ch नाम का वेरिएबल है, यूजर इधर जो भी इनपुट देगा वो इनपुट ch वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मान लो यूजर ने इनपुट दिया b, कैपिटल B, चलो स्मॉल b ले लेते हैं, यूजर ने इनपुट दिया स्मॉल b, ये b जाकर के ch में स्टोर हो जाएगा, तो ये b जाकर के ch में स्टोर हो जाएगा। अब देखो %c से अगर आपने ch प्रिंट किया तो प्रिंट होना है b को,
और %d से अगर आपने ch को प्रिंट किया तो प्रिंट होना है 98 को, ASCII वैल्यू ऑफ b, ASCII वैल्यू ऑफ b। ओके, तो आप जो भी इनपुट दोगे उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और फिर हम इधर लिखेंगे, चलो लिखे printf ch इज इक्वल टू %d, मतलब डायरेक्ट ASCII वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ओके, ch इक्वल टू %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा ch। तो आपके ch में जो भी स्टोर है वो अकॉर्डिंग टू %d इंटीजर में प्रिंट होगा, ड्यू टू %d वो इंटीजर में प्रिंट होगा। क्लियर हुआ? राइट। अब यहां हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, देखो क्या ले रहे हैं यूजर से इनपुट। और याद रखना, जब भी आप कोई कैरेक्टर इनपुट दे रहे हो, जब भी आप कोई कैरेक्टर इनपुट दे रहे हो तो आप सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही एज एन इनपुट दे सकते हो। जैसे कि ए दिया, बी दिया, सी दिया, 5 भी एज ए कैरेक्टर जा सकता है, हैश भी एज ए कैरेक्टर इनपुट जा सकता है, डॉलर एज ए कैरेक्टर इनपुट, सारे स्पेशल सिंबल्स एज ए कैरेक्टर इनपुट जा सकते हैं, सारे स्पेशल सिंबल्स एज ए कैरेक्टर इनपुट जा सकते हैं। समझ गए हो? बाळांनो, माईक कोणाचा चालू आहे बघा। ये सब जो है ये एज कैरेक्टर इनपुट जा सकते हैं, ये सब एज ए कैरेक्टर इनपुट जा सकते हैं। समझ गए हो? ठीक है, राइट। लेकिन डबल कैरेक्टर जो है, कुछ अपने पास ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिनमें 2 कैरेक्टर्स मेंशन है, जैसे कि एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंस को आप एज एन इनपुट मेंशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एस्केप सीक्वेंस क्या है, स्लैश है, n है। तो जब स्कैनएफ इसको देखेगा, स्कैनएफ इसे एज ए स्लैशन नहीं देखता, स्कैनएफ इसे स्लैश अलग से देखेगा और n अलग से देखेगा। मतलब स्कैनएफ के हिसाब से these are two different characters, these are two different characters, स्लैश अलग है, n अलग है। तो स्लैश n एज एन इनपुट आप नहीं दे सकते। कोई भी एस्केप सीक्वेंस कैन नॉट बी मेंशन्ड एज इनपुट ऑन कंसोल। याद रखना इसको, कैन नॉट बी मेंशन्ड as input on console, cannot be mentioned as input on console. Remember, cannot be mentioned as input on console. समझ रहे हो कि नहीं? अगर करोगे तो स्लैश अलग से स्कैन होगा, n अलग से स्कैन होगा। Then the question is, फिर सर ये स्लैश n की ASCII वैल्यू कैसे पता चलेगी? फिर वही है, स्लैश n की ASCII वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो आपको सिंपली इंस्टेड ऑफ स्कैनएफ, अभी हमने बताया ना, ये ऐसे प्रोग्राम करोगे तो आपको स्लैश n की भी ASCII वैल्यू पता चल जाएगी। बस याद रखना, स्लैश n या फिर कोई भी एस्केप सीक्वेंस आप एज एन इनपुट मेंशन नहीं कर सकते हो। समझ गए? ठीक है, नोट कर लो इसको, एस्केप सीक्वेंस, कैरेक्टर, ये जो भी इधर हमने लिखा है सब कुछ नोट करो।
हो गया? चलो ठीक है, ओके। सो आई होप यू पीपल आर फैमिलियर विथ द कैर डेटा टाइप। आप लोग कैर डेटा टाइप के साथ अब फैमिलियर हो चुके हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल जो था क्या था, 4 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट ईच ऑफ इट्स डिजिट सेपरेटली। ओके, वैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन चलो ठीक है देखते हैं। अब आपको बता दो, सबसे पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, लेकिन उसमें बस आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं, मॉड्यूलस और डिवीजन वाले ऑपरेशंस करने थे। क्या करना था? मॉड्यूलस और डिवीजन वाले ऑपरेशंस करने थे। ओके, कैसे करना था देखो। सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं लिखूं 256 मॉड 10, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? तो हमें मिलेगा मॉड 10 करने के बाद 6। और अगर मैं लिखूं 256 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 25। ओके, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 25। ओके, तो मॉड्यूलस और डिवीजन वाला ऑपरेशन समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही इफ आई से 32 मॉड 7, क्या मिलेगा? ओके, 7 नहीं चाहिए अभी, 10 ही चाहिए। तो हमें मिलेगा 2 एंड 32 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 3। ओके, ठीक है। और भी देखो, इफ वी हैव 4586 मॉड 10, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 6 एंड 4586 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें मिलेगा 458। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर मैंने कहा 458 मॉड 10, तो मुझे क्या मिलेगा? 8 एंड 458 डिवाइडेड बाई 10 मुझे क्या मिलेगा? 45। अब ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, पहला ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन, इन पे ध्यान रखना, समझ जाओगे। ओके, 45 मिला। अब इस 45 को लेके तीसरा ऑपरेशन करेंगे, तो 45 मॉड 10 आपको मिला 5 एंड 45 डिवाइडेड बाई 10 आपको मिला 4। अब इस 4 को लेके फोर्थ ऑपरेशन करेंगे, 4 मॉड 10 आपको मिलेगा 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 10 यू विल गेट 0। और हमें 4 डिजिट निकालने थे ना, देखो चारों के चारों डिजिट्स निकले होंगे बाहर, समझो। ये निकला 8 निकला, 5 निकला, 4 निकला। ओके, तो 4586 में से आपको 6, 8, 5, 4 सारे डिजिट्स जो है 1 बाय 1 प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे। क्वेश्चन में कहीं भी कोई सीक्वेंस मेंशन नहीं किया था कि भाई 4, 5, 8, 6 ऐसे प्रिंट करो या फिर 6, 8, 5, 4 ऐसे प्रिंट करो। जैसे आपको प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते थे, जैसे आपको प्रिंट करना है वो आप कर सकते हो। 4 मॉड 10 इक्वल टू 4 नहीं समझ आ रहा बेटा? बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आपको क्या लग रहा है 0 आएगा? इंजिनियर आल्या का तुम्हाला
4 mod 10 कळना। सोचो 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? इफ यू डिवाइड 4 बाई 10 रिमाइंडर क्या मिलेगा? अरे रिमाइंडर देता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स। रिमाइंडर 4 तो और क्या चाहिए? और के समझना है थारे को। अजून काय सांगायचं? ऑपरेटर है, ऑपरेटर का वही काम है, जो ऑपरेशन आप करते हो वो करता है। ओके ठीक है, तो 4 mod 10 4 मिला। और ये देखो ऑपरेशन आप समझ गए। तो क्या ऑपरेशन है? एक मॉड्यूलस वाला और एक डिवीजन वाला। बस इसे प्रोग्राम में कैसे लिखना है वो आप जरा समझते हैं। हाउ टू राइट देम इन प्रोग्राम। ओके चलो देखो सी। सो वी हैव इंट मेन फंक्शन में अपने पास है एक इंट नम, और नम को हमने असाइन किया 4586। 4 डिजिट नंबर है ना, वो एक्चुअली यूजर से स्कैन करने के लिए कहा था आपको मैंने, चलो डायरेक्ट दे दिया। अब आप प्रिंटफ स्कैनफ के साथ इनफ फैमिलियर हो गए हो। प्रिंटफ स्कैनफ के साथ अब आप फैमिलियर हो चुके हो। ठीक है, सो इंट नम इज इक्वल टू 4586 आले का सगळं इथपर्यंत। चलो आगे, अब 2 वेरिएबल्स और ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव इंट रिमाइंडर। आई थिंक ये एक के साथ अपना काम हो जाएगा। ओके चलो देखते हैं। इंट रिमाइंडर, और हमने कहा अब रिमाइंडर इज इक्वल टू नम mod 10। ओके, अगर हम num mod 10 करेंगे, देखो अब वेरिएबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। अभी अपने पास है num वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर है 4586। बराबर करते का ये num वेरिएबल है। num के पास 4 बाइट्स है, 4 बाइट के अंदर वो वैल्यू स्टोर है 4586 है। ओके ठीक है, 4586। एंड देन वी हैव रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर होगा आपका, अभी तो कुछ नहीं है। अब यहां से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। देखो रिमाइंडर इक्वल टू num mod 10। num mod 10 क्या मिलेगा? 6, और 6 जाके REM में स्टोर हुआ। सो REM कंटेन्स 6। ठीक है ओके, अब REM में जो भी आया हुआ है लेट्स प्रिंट इट। printf %d, रिमाइंडर। printf %d, रिमाइंडर। ओके, तो REM यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? देखो 6 प्रिंट हुआ। जो प्रिंट होगा मैं इधर लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे num के अंदर 458 स्टोर करना है, जबकि अभी क्या है 4586। तो अब सोचो 4586 से 458 कैसे मिलेगा? तो डिवाइड बाई 10 करना है, तो हम कहेंगे num डिवाइडेड बाई 10। ओके, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे कहाँ स्टोर करेंगे? वापस num वेरिएबल में स्टोर करेंगे। किधर स्टोर करेंगे? वापस num वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, तो देखो num बाई 10 आपको देगा 458, और ये 458 वापस num में स्टोर करेंगे। तो num की जो वैल्यू है अभी 4586 विल गेट चेंज्ड टू 458, विल गेट चेंज्ड टू 458। समझ गए हो? ठीक है ओके, तो अभी आपके num वेरिएबल में स्टोर हुआ 458, और ये 3 स्टेटमेंट्स का काम कंप्लीट हुआ। 3 स्टेटमेंट्स का काम कंप्लीट हुआ। इन 3 स्टेटमेंट्स में देखो 6 स्टोर कर दिया। अब एक काम करते हैं, यही 3 स्टेटमेंट्स नीचे रिपीट कर देते हैं, लेकिन इस बार num वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 458। ओके चलो शुरू करते हैं। तो मैं कहूंगा फिर से रिमाइंडर इज इक्वल टू num mod 10। अब सोचो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ num? इट्स 458 mod 10 you will get 8,
तो रिमाइंडर में स्टोर हुआ 8 और उसे हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। % कॉमा रिमाइंडर, और ये भाई साहब ने प्रिंट किया 8। और अब हमें क्या करना है, नम वेरिएबल में है 458, हमें चाहिए 45। तो ये आप दिख रहे हो 458 से 45 कैसे मिलेगा, डिवाइड बाई 10 करने से। तो हम कहेंगे नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। समझ गए? तो फिर इंस्टेड ऑफ 458 इधर क्या स्टोर होगा, 45, राइट। और देखो ऊपर के 3 स्टेटमेंट ही हमने नीचे रिपीट किए हैं। अब ये सेम स्टेटमेंट्स रिपीट क्यों कर रहा हूँ, हम इस कोड को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर ये रिपीटिशन वाला फंडा हटा दे तो। लेकिन रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें लूप के अंदर ये वाला लॉजिक डाल के हमें ये कोड फिर से कर देना है, इसलिए मैं सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। आप भी समझ जाओगे कि प्रोग्रामिंग हो कैसे रहा है। ओके चलो आगे, फिर क्या करना है, फिर वही सेम रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड 10, तो रिमाइंडर में स्टोर हो जाएगा 5, देन प्रिंट एफ %d कॉमा रिमाइंडर 5 प्रिंट हो गया। अब नम में मुझे 4 चाहिए, तो हम कहेंगे नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, तो नम में स्टोर हुआ 4। ओके बस इसका भी काम खत्म हुआ, राइट। और फिर आखिरी स्टेटमेंट रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड 10। आई होप यू अंडरस्टैंड। 4 मॉड 10 आपको मिलेगा 4। ओके 4 मॉड 10 क्या मिलेगा, 4, और ये 4 हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। सो ये प्रिंट एफ %d कॉमा रिमाइंडर। ओके तो ये भाई साहब ने प्रिंट किया 4, और फिर हम कहेंगे नम इज इक्वल टू नम बाई 10, नम बाई 10 इसको कर देगा 0, जैसे ही 0 होगा वी विल स्टॉप। लेकिन अभी तो हमें ये 0 के साथ नहीं जाना है, तो अपना कोड जो है यहाँ कंप्लीट हुआ। और ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक्सपेक्टेड थे कल आपके प्रोग्राम से। ओके ठीक है, अब लिख लो। कोड लिखने से पहले ये वाला एग्जाम्पल नोट करो। हमेशा पहले थ्योरी इंप्लीमेंट करके, एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करके हमें क्या करना है ये डिसाइड करो, फिर प्रोग्राम करो। हमें क्या करना है ये डिसाइड करो, फिर प्रोग्राम करो। समझ गए कि नहीं? हाँ झालं का रे? झालं की सांगा पटपट.
झालं रे लिहून झालं की पटकन एक थंब पाठवा किंवा डन म्हणून मेसेज करा बाळांनो, काहीतरी करा पटकन ना, म्हणजे मला कळतंय इंटरॅक्शन होऊ द्या, थोडं आपल्यात कम्युनिकेशन होऊ द्या, म्हणजे वेळ वाया जाणार नाही. चलो हो गया, ओके लेट्स गो अहेड. और याद रखना कोड लिखते वक्त थोड़ा खुद का दिमाग भी चलाया करो. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या था, प्रिंट देयर एडिशन विदाउट यूजिंग प्लस साइन, लेंथ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये तो सिंपल है. 9th क्वेश्चन समझते हैं. चलो प्रिंट देयर एडिशन विदाउट यूजिंग प्लस साइन, बहुत सिंपल था. सी यू हैव इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, ओके, और आपके पास एक इंट आंसर. तो आपको बस ये करना था, आंसर इक्वल टू थोड़ा मैथमेटिक्स. ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एडिशन कर देता है विदाउट यूजिंग एडिशन? सिंपल है, a माइनस b और फिर प्रिंट f. हो गया. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी. मैथमेटिकल रूल्स ये भी फॉलो करता है, ओके, सी भी फॉलो करती है मैथमेटिकल रूल्स, मतलब ऑलमोस्ट, ओके. तो a माइनस बी जो है ये एडिशन करेगा a प्लस बी और आंसर प्रिंट होगा 15. क्या प्रिंट होगा, 15, ओके. लिख लो इसको. लिहा व्यवस्थित लिहा, इंट मेन पासून लिहा काही बन्यांनो, इंट मेन पासून लिहा. स्क्रीन नॉट विजिबल, अरे तुझा डेटा संपला असेल बाळांनो. स्क्रीन विजिबल आहे का रे, स्क्रीन विजिबल आहे का बघा. हां विजिबल नसलेले जरा रिचार्ज मारा एक 10-20 रुपयाचं. हो गया. चलो अब वापस आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के पास. लेट्स कम बैक टू लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके. जरा एक बार पढ़ लो. लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने क्या क्या देखा था, किस लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे थे. एक जरा वाचा बरं, सामने भी है आपके नोटबुक में भी है. आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड युअर नोटबुक. I am requesting you to read your notebook. वाचा जराशी नोटबुक वाचा. लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे थे, कैसे यूज कर रहे थे, कंडीशन किसको कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, क्या वैल्यू वापस देते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिकल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिकल. और देखो जरा, वाचा तुमचा बाळांनो. ये लास्ट का जो आखिरी मंथ रहेगा ना अपना सी के लेक्चर का, वो हम रेगुलर टाइम पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. मतलब या तो 6 to 8 होगा, या फिर 8 to मतलब 7:30 to 9:30 होगा, या फिर 5:45 to 7:45. ये आखिरी मंथ में ट्राई करेंगे, ओके. बट प्रॉमिस नहीं कर रहा अभी, बट आखिरी मंथ में ट्राई करेंगे सो दैट यू कैन कम ऑफलाइन. बेसिकली मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता ऑफलाइन और ऑनलाइन में. अगर आप खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे तो ऑनलाइन एक्चुअली बहुत बढ़िया ऑप्शन है. कभी भी लेक्चर ले सकते हो, कितनी भी देर ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है रात का.
10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, हाँ बस नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आई तो चलते चलते लेक्चर सुनो। ऑफलाइन आएंगे तो फिर ऐसा होता है ना कि भाई चलो अब 11:15 बजे तो जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लड़कियों को तो मैं तो ना ही कहता हूँ इतनी रात को, और अगर आ ही गई तो फिर 11:15 बजे कंपलसरी बंद करो, 11:30 बजे बंद करो, ठीक से घर पहुँचे कि नहीं देखो। ऑनलाइन बेस्ट है, 11, 12, 1, 2 डजन मैटर। चलो ठीक है, हो गया, पढ़ लिया। बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी, देखो। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने किस लिए यूज किया था? लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, इन दोनों के बारे में बात चल रही है। लॉजिकल एंड लॉजिकल और, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। ओके, तो ये हम यूज कर रहे थे व्हेन वी वांट टू चेक multiple conditions at same time. Okay, want to check what? Multiple conditions at same time. Yes, multiple conditions। अब उसमें भी दो टाइप्स है, पहला टाइप है we want to check multiple conditions simultaneously for true value। check multiple conditions simultaneously for true value, then you have to go with logical and operator। फिर आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ। ओके, और जब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें दो में से कोई एक कंडीशन चेक करनी है, ओके, व्हेन वी वांट टू चेक व्हेन वी वांट एनी वन ऑफ द टू कंडीशंस टू बी ट्रू टू डू सम जॉब। ओके, व्हेन वी वांट एनी ऑफ द टू कंडीशंस to be true to do some job, we use logical or operator। दोनों में से एक लॉजिकल और, दोनों की दोनों चाहिए लॉजिकल एंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने कुछ देखे थे, X is correct if it lies between 5 and 10। X is correct if it lies between 5 and 10। मैथमेटिकली ये कंडीशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट होती है 5 must be less than X must be less than 10, 5 must be less than X must be less than 10। ओके, ठीक है, बट प्रोग्रामेटिकली ये नहीं चलेगा, प्रोग्राम में ये अलाउड नहीं है। प्रोग्राम क्या कहता है? दो सेपरेट कंडीशंस लिखो। ओके, अब ये बताओ, डू यू रिमेंबर कि कंडीशन किसको कहते हैं? कौन से स्टेटमेंट को कंडीशन कहते हैं? कुछ याद आ रहा है क्या? बताया था मैंने आपको, स्टेटमेंट्स कंटेनिंग रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उन्हें कहते हैं कंडीशंस। उन्हें क्या कहते हैं? कंडीशन। तो इस वाली केस में सी कहता है दो अलग अलग कंडीशंस मेंशन करो। पहली कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 5 और दूसरी है x मस्ट बी लेस देन 10। x
इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 10, ये दो कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई देखो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हुई, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो ही आप कहोगे x जो है वो करेक्ट है, तो ही आप क्या कहोगे x जो है वो क्या है, वो करेक्ट है। समझ रहे हो नहीं? तो ही आप कहोगे x इज करेक्ट, राइट। सो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू चाहिए, इसलिए हम कहेंगे लॉजिकल एंड। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे लॉजिकल एंड। समझ गए हो, राइट? ओके, सो x इज करेक्ट इफ इट लाइज बिटवीन 5 एंड 10, तो वो हमने यहां मेंशन कर दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x is correct if it is multiple of 3 or 5। तो 3 का मल्टीपल होगा तो भी चलेगा, 5 का मल्टीपल होगा तो भी चलेगा, दोनों का मल्टीपल होगा तो भी चलेगा। तो पहले देखते हैं हाउ टू चेक मल्टीपल ऑफ 3, इफ x इज मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। तो ये कुछ इस तरह से होगा। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, 3 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होना चाहिए 0। 3 से जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर होना चाहिए 0। तो फिर हम कहेंगे भाई रिमाइंडर कौन बताता है हमें, रिमाइंडर देता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। रिमाइंडर कौन देता है हमें, रिमाइंडर देता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मैंने कहा x mod 3 और इसका रिजल्ट होना चाहिए 0। इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट होना चाहिए 0। तो x mod 3 का रिजल्ट और 0 दोनों इक्वल होना जरूरी है। तो x mod 3 का रिजल्ट और 0 इन्हें हमें इक्वालिटी के लिए कंपेयर करना है यूजिंग एग्जैक्टली इक्वल टू ऑपरेटर। तो अगर ये ट्रू रहा तो हम कहेंगे 3x इज मल्टीपल ऑफ 3, x इज मल्टीपल ऑफ 3। वैसे ही 5 वाली कंडीशन होगी x mod 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, x mod 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। और हमें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो फिर हम बीच में मेंशन करेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर। बीच में मेंशन करेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर। समझ गए हो, राइट? तो लॉजिकल एंड लॉजिकल और दोनों फंडे बच्चों क्लियर हो गए सबको, ठीक है? ओके, फिर हमने एक अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट वाला किया था ना। अब ये वाले क्वेश्चन की कंडीशन आपको लिखनी है बस। ओके, चेक इफ CH इज लोअर केस और नॉट। ओके, लोअर केस वाली कंडीशन लिख दो बस। CH इज लोअर केस और नॉट। लोअर केस अल्फाबेट, CH एक कैरेक्टर होगा, लोअर केस अल्फाबेट है कि नहीं चेक करना है। तो उसकी कंडीशन जो होगी वो बस आप खुद से लिख लो, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिख लो, बाद में बस चेक कर लेना। बस हो गया, बराबर कड़ा लेगा। हो गया, चलो
अब आगे चलते हैं। देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स और थोड़े से होशियार ऑपरेटर्स हैं और वो आपकी मशीन का एग्जीक्यूशन टाइम कैसे बचाते हैं, ये बात जरा अब हम समझेंगे। ओके, चलो ट्रुथ टेबल के पास चलते। काय सांगितलं कळलं का? लॉजिकल ऑपरेटर हुशार ऑपरेटर आहेत ते आपल्या मशीनचं एक्झिक्युशन टाइम कमी करतात. कसा कमी करतात ते आपल्याला बघायचं आहे आता. ये है ट्रुथ टेबल, ई है ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिकल एंड. ओके, तो लॉजिकल एंड में देखो, ध्यान से देखोगे तो एक भी जीरो रहा तो फाइनल रिजल्ट देखो जीरो है. समझे नहीं? एक भी जीरो रहा तो फाइनल रिजल्ट क्या है? जीरो है. ओके, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है समझो. इस वाली फैसिलिटी का वो कैसे इस्तेमाल करता है ये बात जरा समझने की कोशिश करते हैं. ओके, हाँ, क्या कहा मैंने? एक भी अगर जीरो रहा ऑपरेंड तो फाइनल रिजल्ट एंड का जीरो ही रहता है. ओके, जैसे कि देखो, अगर मैंने कहा से वी हैव इंट रिजल्ट. ओके, वी हैव रिजल्ट हियर, और मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू 2 इज लेस देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 7, और फिर हमने कहा भाई प्रिंट एफ रिजल्ट. पीएफ आरईएस का मतलब है प्रिंट एफ परसेंडी रिजल्ट. पूरा का पूरा प्रिंट एफ आपको ठीक से लिखना है. हर बार में प्रिंट एफ परसेंडी रिजल्ट ये नहीं लिख सकता, इसलिए मैं ये अब शॉर्ट में लिखूंगा. आपको ये समझना होगा कि जब सर ने लिखा है पीएफ आरईएस, इसका मतलब होता है प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल टू परसेंट डी कॉमा आरईएस. अब ये जो मैसेज है वो आपकी मर्जी है क्या देना है, बट परसेंट डी डबल कोट के अंदर कॉमा आरईएस प्रिंट एफ ये सब जरूरी है. ओके, ठीक है, चलो आगे. तो रिजल्ट हमने प्रिंट किया. अब और ये एग्जीक्यूशन कर लेते हैं. से आरईएस इज इक्वल टू 12 लेस देन 5 एंड 8 लेस देन 15, और अगेन प्रिंट एफ रिजल्ट. ठीक है, अब कैसे एग्जीक्यूट होगा देखो. हमें ये पता है एक भी जीरो होगा तो फाइनल रिजल्ट जीरो है. ये आपकी मशीन को भी पता है, आपके कंपाइलर को पता है, एग्जीक्यूटर को भी पता है. सो 2 लेस देन 3 क्या हो गया? ये कंडीशन है ना अभी, तो ये कंडीशन तो करेक्ट कंडीशन है. ये कंडीशन करेक्ट कंडीशन है और ये आपको देगा ट्रू. ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा ट्रू. ठीक है, एंड 5 ग्रेटर देन 7 ये क्या देगा? ये देगा 0. सो 1 एंड 0 फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 0, और ये 0 जाके आपके आरईएस में स्टोर होगा. ये 0 जाकर के आपके आरईएस में स्टोर होगा. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ओके. दूसरा एग्जीक्यूट करते हैं. 12 लेस देन 5 ये फॉल्स है, ये फॉल्स है. अब आपसे एक सिंपल सा सवाल है. आप सोचो कि इस एंड के बाद जो भी एक्सप्रेशन आपने लिखा है उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट चाहे जो भी हो, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट होगा 0, क्योंकि पहले ही एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या मिला है? पहले ही एक्सप्रेशन का रिजल्ट इधर 0 मिल चुका है. पहले ही एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहां पे 0 मिल चुका है. तो एंड के बाद जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, फाइनल रिजल्ट 0 ही रहेगा. फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा?
फाइनल रिजल्ट 0 ही रहेगा। समझ गए? ठीक है। तो मशीन को भी ये बात पता है, तो मशीन क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाता है और सेकंड एक्सप्रेशन चेक ही नहीं करता, यही से 0 वापस भेज देगा रिजल्ट में स्टोर होने के लिए। यही से क्या कर देगा, 0 वापस भेज देगा रिजल्ट में स्टोर होने के लिए, और ये प्रिंटफ रिजल्ट आपका क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा। क्या कहा मैंने, समझ गए कि नहीं? पहला एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 आ गया, पहले एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो अगर पहले एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 है तो एंड के बाद चाहे जो भी एक्सप्रेशन हो और उसका जो भी रिजल्ट हो, फाइनल रिजल्ट तो 0 ही है, ये मशीन को भी पता है। तो मशीन ने यही से 0 वापस भेज दिया, और मशीन ने क्या क्या अवॉइड किया, देखो ये वाला एक एक्सप्रेशन अवॉइड किया उसने, चेक करना, और इन दो रिजल्ट्स का एंडिंग भी उसने अवॉइड कर दिया। ओके, ठीक है। अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन, ये वाला और ये वाला, दोनों कंपेयर करते हैं कि उनमें छोटे छोटे ऐसे कितने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हुए। ये बात जरा समझते हैं, छोटे छोटे कितने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हुए, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो इसमें कौन से एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुए। ये पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ 1, फिर ये दूसरा एग्जीक्यूट हुआ 2, फिर इन दो एक्सप्रेशन का एंडिंग हुआ 3, और फिर असाइनमेंट हुआ 4। टोटल 4 छोटे छोटे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुए, तब जाकर ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ। कौन कौन से 4 कंप्लीट क्लियर हुए कि नहीं, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और असाइनमेंट चौथा। 4 छोटे छोटे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुए। ओके, अब मान लो बस मान लो एक एक्सप्रेशन को 1 मिनट लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए। टोटल कितना टाइम लगा, 4 मिनट्स। टोटल कितना टाइम लगा, 4 मिनट्स। अब इधर क्या हुआ, देखो इधर मशीन को पता है, मतलब हर जगह पे मशीन को पता है, अगर एक भी 0 रहा फाइनल रिजल्ट 0 है। अनफॉर्चुनेटली इधर पहले कंडीशन का ही रिजल्ट 0 आ गया, पहली कंडीशन का रिजल्ट 0 आया। अब मशीन को पता है एंड के बाद चाहे जो भी हो फाइनल रिजल्ट तो 0 ही है, तो क्यों एंड करना है, क्यों ये राइट वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है, यही से 0 वापस भेज दो। तो सोचो कितने छोटे छोटे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुए, ये पहला और ये असाइनमेंट का दूसरा, सिर्फ 2 एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुए, यानी कितना टाइम लिया, 2 मिनट्स। कितना टाइम लिया, 2 मिनट्स। मतलब आपके इस एंड ऑपरेटर के बिहेवियर ने आधा टाइम सेव कर दिया। क्या हुआ, आधा टाइम सेव कर दिया। हाँ, लेकिन ये टाइम तभी सेव करेगा जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई फिर तो दूसरी चेक करनी ही पड़ेगी कंपलसरी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो फिर दूसरी कंडीशन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। काय म्हणलं मी, कळालं का? पहली कंडीशन ट्रू हुई तो दूसरी की रिजल्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन पहली ही फॉल्स हो गई। अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर दूसरी कंडीशन का रिजल्ट चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहीं से 0 वापस दिया जाएगा। और देखो 2 एक्सप्रेशन जो है वो कम एग्जीक्यूट हुए, 2 स्टेटमेंट कम एग्जीक्यूट हुए, रिजल्टिंग इनटू रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम।
समझ गए कि नहीं? रिजल्टिंग इनटू रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम। कड़ा लेगा? चलो 1 मिनट के लिए सोचो बस इसके बारे में, क्या क्या कहा मैंने, बस सोचो 1 मिनट। इस बिहेवियर की वजह से लॉजिकल एंड को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। क्या कहा जाता है? शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। कड़ाले बाळांनो, लॉजिकल एंड क्लियर हुआ? कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे टाइम सेव हो रहा है, ये वाली बात समझ गए कि नहीं? देखो, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। फिर से एक बार बता दूं, पहली कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू हुआ तो ही दूसरी चेक करेगा और फिर फाइनल रिजल्ट देगा। लेकिन पहली कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स हुआ वहीं से 0 वापस देगा, क्योंकि उस केस में सेकंड कंडीशन का रिजल्ट मैटर ही नहीं करता। क्योंकि लॉजिकल एंड कहता है इफ वन कंडीशन इज फॉल्स फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स, इफ वन कंडीशन इज फॉल्स फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स। डन? ओके। सेम केस लॉजिकल और के साथ भी होती है, बट वो उल्टी होगी अभी। सेम केस लॉजिकल और के साथ होती है लेकिन वो अभी उल्टी होगी। ओके, कैसे जरा देखते हैं। अब हमें चाहिए लॉजिकल और का ट्रुथ टेबल। यस, ये है लॉजिकल और का ट्रुथ टेबल। क्या कहता है ये ट्रुथ टेबल? जरा देखो, ये उस दिन इरेज नहीं हो रहा था। क्या कहता है? देखो, 1 है, एक भी 1 रहा तो फाइनल रिजल्ट 1 है। ओके, तो लॉजिकल एंड कहता है इफ result of if any one of the results is true then final result is true, then final result is true। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। ये बात समझ गए हो? देन फाइनल रिजल्ट इज ट्रू। क्लियर है? राइट? ठीक, एक भी ट्रू होगा फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। यहां पे है, देखो, इधर एक 1 है फाइनल रिजल्ट 1 है, इधर एक 1 है फाइनल रिजल्ट 1 है, इधर दोनों 1 है, सोने पे सुहागा, फाइनल रिजल्ट 1 है। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू 2 greater than 5 और 5 less than 10, और फिर इधर है रिजल्ट इक्वल टू 2 less than 5 और 5 greater than 10। ठीक है, दो ये एक्सप्रेशंस कैसे एग्जीक्यूट होंगे? देखो, इसका पहला रिजल्ट होगा 2 greater than 5 फॉल्स, यानी 0। अगर 0 है तो ये नहीं कह सकते कि और का फाइनल रिजल्ट 0 रहेगा। नो, अगर पहले कंडीशन का रिजल्ट 0 है तो दूसरी कंडीशन के रिजल्ट पे फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है। क्योंकि अगर दूसरी का रिजल्ट 1 आया तो फाइनल रिजल्ट 1 है, दूसरे का रिजल्ट 0 आया तो फाइनल रिजल्ट 0 है। ओके, मतलब पहली कंडीशन का रिजल्ट अगर 0 है तो दूसरी के रिजल्ट पे फाइनल डिपेंड करता है। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में देखो, ये 0 है और 1, फाइनल रिजल्ट आएगा 1 और ये 1 जाकर के RES में स्टोर हो जाएगा, 1 जाकर के RES में स्टोर हो जाएगा। ओके, इधर दोनों एक्सप्रेशंस हमें चेक करने पड़े। लेकिन अब नीचे वाला देखो, 2 less than 5 is true
इट्स 1, इट्स ट्रू। अब सोचो, और वाली केस में पहले एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है, तो दूसरे का चाहे जो भी हो, फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है? फाइनल रिजल्ट तो 1 ही होने वाला है। दूसरे का रिजल्ट चाहे जो भी हो, फाइनल रिजल्ट 1 होने वाला है। फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है? फाइनल रिजल्ट 1 होने वाला है। ओके, तो अगर ऐसा है तो आपका और ऑपरेटर दूसरे एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं करेगा और यही से 1 को वापस दे देगा, रिजल्टिंग इनटू रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम। रिजल्टिंग इनटू व्हाट? रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ओके। तो ये लॉजिकल और कैसे काम कर रहा है समझ गए हो? कंक्लूजन, लॉजिकल और वाली केस में पहले कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स रहा तो ही सेकंड कंडीशन का रिजल्ट चेक किया जाता है। अगर पहले कंडीशन का रिजल्ट ट्रू रहा तो सेकंड कंडीशन का रिजल्ट चेक नहीं किया जाएगा, पहले ही कंडीशन से 1 वापस दिया जाएगा, रिजल्टिंग इनटू रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम। रिजल्टिंग इनटू व्हाट? रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम। एंड ड्यू टू दिस बिहेवियर लॉजिकल और ऑपरेटर को भी कहा जाता है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। बस यही 2 है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, और किसी ऑपरेटर को शॉर्ट सर्किट नहीं कहा जाता। लॉजिकल एंड लॉजिकल और, बस यही 2 शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स हैं। यही 2 शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स हैं। एवरीबडी क्लियर विद दिस? समझ गए हो कि नहीं? जरा देखो, कळाले का बघा बाळांनो? चलो जरा 1 मिनिट विचार करा, बस 1 मिनिट सोचो। हो गया? ओके, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। गो टू एंड ऑफ द नोटबुक, गो टू एंड ऑफ द नोटबुक, और ये जो भी 2 चीजें आपको समझ आई उन्हें नोट कर लो। लॉजिकल एंड, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड, और शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और। इन द बिगिनिंग नोट हम कल लिखेंगे। आज आपको अभी जो चीजें समझ आई है वो सारी चीजें नोट कर लो। अभी करून टाका फटाफट।